फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो रंजीत सर का जो बीपीएससी टी 3.0 के लिए प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, उन्हीं का सेट नंबर आज हम लोग 10 देखने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 9 तक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसे नहीं देखे हैं तो उसे भी आप ज़रूर देखिए। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सभी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके जीएस के ही प्रश्न को देखते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के लास्ट में दिया गया है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि किरातार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह किसने लिखी थी? तो यह एक ग्रंथ है। इसे किसके द्वारा लिखा गया था? भारवी के द्वारा या भैरवी के द्वारा? भैरवी के द्वारा लिखा गया था इसे। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का प्रतिनिधित्व क्या है? मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का प्रतिनिधित्व यानी पहचान क्या है? तो यह होता है विमान। विमान क्या होता है? विमान किसे कहते हैं? तो मंदिर के गर्भगृह जो होता है, जिसमें भगवान का निवास स्थान होता है, उसके ऊपर एक मीनार जैसा बना रहता है, उसे ही विमान कहा जाता है। यह जो है यह द्रविड़ शैली की विशेषता है। द्रविड़ शैली किधर है? तो दक्षिण भारत में पड़ता है द्रविड़ शैली। उत्तर भारत में नागर शैली है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि महाबलीपुरम स्थित आकाशमीय शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रथ मंदिर। क्या है? रथ मंदिर है नाम इसका। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दिलवारा का चालुक्य मंदिर, जिसे जैन मंदिर भी कहा जाता है, दिलवारा का जैन मंदिर, यह कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान राज्य में स्थित है और यह जो है राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मगध के वंशों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले मगध पर किसने शासक किया, उसके बाद किसने शासन किया, उसके बाद किसने किया? तो सबसे पहले मगध पर शासन किया था हर्यक वंश ने। किसने किया था? सबसे पहले हर्यक वंश ने किया था। उसके बाद किसने किया था? उसके बाद शिशुनाग ने किया। उसके बाद नंद वंश ने किया। इसके बाद मौर्य वंश ने किया। हर्यक वंश का जो प्रथम शासक था वह बिंबिसार था। शिशुनाग वंश का प्रथम शासक कौन था? शिशुनाग था। और नंद वंश का प्रथम शासक जो था वह महापद्म नंद था। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वृषध्वज था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही था। सबसे पहले कौन सा वंश आया? हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश। ये सभी वंश जो है ईस्वी पहले आया था। ईस्वी शुरू होने से पहले आया था, यानी ईस्वी पूर्व में ही आया था, इस पर राज किया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? अकबर की दूसरी राजधानी के बारे में आपको बताना है। तो अकबर की दूसरी राजधानी थी फतेहपुर सिकरी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा फतेहपुर सिकरी। अकबर ने जो है चित्तौड़ और रणथंभौर के राजपूतों पर विजय प्राप्त जब किया था, उसके बाद अपनी दूसरी राजधानी फतेहपुर सिकरी को बनाया था। फतेहपुर सिकरी का अर्थ होता है विजय शहर या जीता हुआ शहर। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है यह किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में अबरक का भंडार है? बिहार के किस जिले में अबरक का भंडार है? तो सबसे ज़्यादा बिहार में जो है अबरक नवादा में मिलता है। चलिए ऑप्शन में क्या दिया गया है? अबरक का भंडार कहाँ है? तो नवादा ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा गया में। अबरक का भंडार कहाँ है? गया में भी है। अबरक का भंडार मुख्य रूप से जो है नवादा में है, मुंगेर में है, इसके बाद गया में है, जमुई में भी है और मुजफ्फरपुर जिले में भी है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह बिहार के पटना जिले में स्थित है। गंगा नदी जो है यह मान लीजिए कि बिहार जो है तो बीचों बीच से होकर गंगा नदी बहती है और इधर से आती है सोन नदी। सोन नदी इधर से आकर मिलती है कहाँ पे? तो पटना में आके मिलती है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध शिक्षा और कला का महान केंद्र था। बौद्ध शिक्षा और कला का महान केंद्र जो था वह उदयपुरी विश्वविद्यालय भी था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी था और सोमरूप भी था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। तो यह बिहार के गया जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। बिहार का जो गया जिला है यह बिहार का सबसे गर्म स्थान है। बिहार के गया में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है और गया जो है यह फल्गु नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के किसानों को किसकी खेती के लिए मजबूर किया गया था। बंगाल के किसानों को बोलता है कि किसकी खेती के लिए मजबूर किया गया था। तो जूट की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। जूट की खेती के लिए मजबूर किया जाता था और जूट को ही गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बांडुंग सम्मेलन इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। यह किस संबंध में हुआ था। तो इंडोनेशिया चीन युद्ध के संबंध में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाए। इंडोनेशिया चीन के संबंध में हुआ था यह। और ये जो है बांडुंग सम्मेलन यह क्या था। बांडुंग सम्मेलन जो था, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी शक्तियों द्वारा एशिया को प्रभावित करने वाले निर्णयों पर प्रायोजक देशों द्वारा उनकी राय लेना था। यानी पश्चिमी देशों के लिए यह एक संगठन था और जो इसकी अध्यक्षता करता था यानी प्रायोजक देश होता था, उससे निर्णय लिया जाता था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन महान संगीतकार जो राज का शासक भी था। निम्नलिखित में से कौन महान संगीतकार जो राज का शासक भी था। तो यह कौन था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। और यह था तो कौन। तो यह था तिरुनल राणा वर्मा। तिरुनल राणा वर्मा था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पेशवा के पद को किस पेशवा के कार्यकाल में ब्रिटिश द्वारा समाप्त कर दिया गया था। पेशवा के पद को किस पेशवा के कार्यकाल में ब्रिटिश द्वारा समाप्त कर दिया। तो यह पेशवा के पद को किस पेशवा के कार्यकाल में। तो बाजीराव द्वितीय के कार्यकाल में इसे समाप्त कर दिया गया था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। और यह जो था बाजीराव द्वितीय, यह क्या था। तो पेशवा के पद को इसी के शासनकाल में समाप्त कर दिया गया। और पेशवा जो होता था अष्टप्रधान का प्रमुख होता था। अष्टप्रधान किसे कहा जाता है। तो मराठा प्रशासन में 8 मंत्रियों का समूह होता था अष्टप्रधान। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो यह 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि महासंघ का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था। महासंघ का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। महासंघ का जो विचार है सर्वप्रथम मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया था नेहरू रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया था मोतीलाल नेहरू द्वारा 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट एक क्या था। तो यह रेगुलेटिंग एक्ट था। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था यह विनियमन अधिनियम या रेगुलेटिंग एक्ट था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी ब्लॉक का वास्तुकार कौन था। दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी ब्लॉक का
वास्तुकार कौन था? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सर एडवर्ड लुटियंस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैलाश पर्वत से निकलती है? तो कैलाश पर्वत से जो निकलती है, 4 नदियाँ निकलती है। सिंधु नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, कर्नाली नदी निकलती है, इसके बाद सतलज नदी भी निकलती है, इसके बाद सतलज नदी भी निकलती है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, एक से अधिक नदी निकलती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त स्थल यानी गर्म स्थान कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे तप्त स्थल यानी गर्म स्थान जो है यह अल अजीजिया जो कि लीबिया में पड़ता है, यही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे जो है सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में मौसम का जो है तापमान जो दर्ज किया गया था, तो 57 से 58 डिग्री, 57-58 डिग्री दर्ज किया गया था। और इसके बाद 2012 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर को गर्म स्थल में घोषित किया गया। यहाँ पे कितना था? तो 56 से 57 डिग्री, 56 से 57 डिग्री सेल्सियस था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है? कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर अधिक जंगल है, पर्वत है, झील है, ये सभी पाए जाते हैं, जो कि खनिज संसाधन के लिए उपयुक्त नहीं है। यही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देशों में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? शैवालों तथा काई से बने होते हैं, किस प्रकार के वन? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा टुंड्रा वन। कौन सा वन? टुंड्रा वन। टुंड्रा वन जो होता है एक बायोम वन होता है। टुंड्रा शब्द क्या होता है? तो टुंड्रा शब्द जो है यह फिनिश भाषा से लिया गया है। टुंड्रा 3 प्रकार के होते हैं, टुंड्रा प्रदेश 3 प्रकार के होते हैं, आर्कटिक टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा और अंटार्कटिका टुंड्रा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ज्वारीय वन को क्या कहते हैं? ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? तो ज्वारीय वन को मैंग्रोव वन कहा जाता है। मैंग्रोव वन कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इसके बाद इसका कुछ भाग जो है बांग्लादेश में पड़ता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के भूखंड पर उष्णकटिबंधीय वनों के विस्तार का प्रतिशत क्या है? उष्णकटिबंधीय विस्तार का प्रतिशत क्या है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 7%। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो ये जो है मेन बीपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। मेन बीपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार ये आपको बिहार के भूगोल में आपको मिल जाएगा घटना चक्र में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा उत्तर पश्चिम। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? भारत की श्रिम्प राजधानी, श्रिम्प का अर्थ होता है झींगा मछली, और झींगा मछली सबसे अधिक जो उत्पादन किया जाता है यह कहाँ पर किया जाता है? आंध्र प्रदेश के नेल्लूर शहर में। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर शहर में किया जाता है। इसे ही भारत की राजधानी कहा जाता है। भारत की श्रिम्प राजधानी भारत के नेल्लूर शहर को कहा जाता है, नेल्लूर शहर को। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? भारतीय मानक समय किस रेखा पर अपनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का जो मानक समय रेखा है यह ग्रीनविच के समय रेखा से कितना डिग्री आगे है, कितना घंटा आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय तटरेखा की लंबाई है लगभग, भारतीय तटरेखा की जो लंबाई होती है वह एक्यूरेट 7516 किलोमीटर है, 7516.6 किलोमीटर होती है, लेकिन लगभग पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7500 किलोमीटर।
वैसे तो भारत के जब अंडमान निकोबार ये जो द्वीप समूह और जो है इसको अगर हटा दिया जाए तो मात्र 6100 किलोमीटर ही भारत की तटरेखा की लंबाई होती है। वो सहित जो है 7516.6 किलोमीटर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म खजुराहो मंदिर से जुड़ा है। खजुराहो मंदिर से जुड़ा हुआ धर्म जो है वह जैन धर्म भी है, इसके बाद हिंदू धर्म भी है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है। तो चुंबी घाटी जो है यह सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। पश्चिम बंगाल में जो है रानीगंज, इसका संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, कोयला क्षेत्रों से। कोयला क्षेत्र से पश्चिम बंगाल के रानीगंज का संबंध है, यानी यहाँ से कोयला उत्पादन ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है मिलान करने वाला। मिलान करने वाला है तो हजारीबाग जो है यह क्या करता है, अभ्रक का उत्पादन करता है। इसके बाद नवेली जो है यह भूरा कोयला का उत्पादन करता है, भूरा कोयला में लिग्नाइट का। और झरिया जो है, झरिया यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए। और ये राउरकेला जो है यह लो इस्पात उद्योग है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा से हो जाएगा, आप मिला लीजिएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को डैश कहा जाता है। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। सह्याद्री पर्वतमाला किसे कहा जाता है, तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लाभ के नवाचार सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। लाभ के जो है नवाचार सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो जे.एस. शुम्पीटर ने। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। लाभ के नवाचार सिद्धांत को जे.एस. शुम्पीटर ने प्रतिपादित किया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बैंक अपने शुरुआती समय में शाही बैंक यानी इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। इस भारतीय सबसे पहले तो इंपीरियल बैंक की स्थापना जो हुई थी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई। कब हुई थी, 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इसके बाद जो है 1955 आते आते इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसे ही भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जाना जाने लगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन से 3 वर्ष योजना अवकाश के नाम से जाने जाते हैं। तो यह है 1966 से 1969 की ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग सुधार से जुड़ी हुई है। बैंकिंग सुधार से जुड़ी हुई समिति है तो यह है नरसिम्हन समिति। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन समिति 1991 ईस्वी में पहली नरसिम्हन समिति की स्थापना की गई थी, जिसे जो है बैंक में सुधार तथा वित्तीय समावेश पर टिप्पणी करने के लिए किया गया था। इसके बाद 1998 ईस्वी में दूसरी नरसिम्हन समिति की स्थापना की गई थी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जैविक युद्ध के कारण हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जैविक युद्ध के कारण हो सकती है, तो चेचक भी हो सकता है, बोटुलिज्म भी हो सकता है और एंथ्रेक्स रोग भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, संदर्भित है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। ये जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27, इसमें जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 जो है भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। यह जो है अनुच्छेद 27 मूल अधिकार के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि मूल अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। अनुच्छेद 12 से कितना तक में है, 35 तक में है। यह जो है अनुच्छेद 27 भारतीयों को भी प्राप्त है और
विदेशी मूल के व्यक्ति को भी प्राप्त है। यह अनुच्छेद व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रोत्साहन के उद्देश्य से कर देने के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। यद्यपि धार्मिक रखरखाव के लिए राज्य शुल्क इस पर लगा सकता है। तो इस पर कौन शुल्क लगा सकता है? तो सिर्फ राज्य शुल्क लगा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यक के हितों का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर प्रदान की गई है? भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को जो मान्यता प्रदान की गई है यह किस आधार पर की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, धर्म और भाषा के आधार पर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 के अनुसार संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपलब्ध कराने वाली विधियों की व्यावृत्ति संदर्भित है। विधियों की जो है यह व्यावृत्ति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मूल अधिकार से संबंधित है। मूल अधिकार की चर्चा भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसकी चर्चा है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और यह कब से किया गया? तो 15वें संविधान संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति की आयु है यह 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। कब? तो 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को अनुच्छेद 167 में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है यह राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति जो है यह अनुच्छेद 72 में है। ये जो है दोनों अनुच्छेद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? इनमें से जो है कौन सा निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इनमें जो है आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां ये भी निवारक निरोध अधिनियम है। आतंकवाद निवारक अधिनियम जो है ये भी निवारक निरोध अधिनियम है। इसके बाद विदेशी मुद्रा क्रियाएं और तस्करी की रोकथाम के लिए संरक्षण अधिनियम जो है ये भी निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो पूछा है कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। ये जैसे कि विदेशी मुद्रा विनियम जो होता है यह निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। कौन? तो विदेशी मुद्रा विनियम। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध संदर्भित है। तो यह किससे संदर्भित है? तो भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार में संदर्भित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जो है कारखाना में हम नहीं लगा सकते हैं, उन्हें प्राइमरी शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 के अनुसार कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं? इनमें से किसके अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। ये जो आते हैं मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? तो मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके ईंधन को ज्वलित करने के लिए उच्च तापमान के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? वायुमंडल जो होते हैं वायुमंडल में किस कारण से तैरते हैं?
तो यह कम घनत्व के कारण तैरते हैं, यानी निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और इसकी वजह से जो होता है बादल हल्के हो जाते हैं, और हल्के होने के कारण जो है बादल वायुमंडल में तैरते रहते हैं। किसके कारण? तो निम्न घनत्व के कारण। अगला नंबर क्वेश्चन है कि शब्द इंसोलेशन, जिसका हिंदी होता है आपतन, आपतन का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आपतित और सौर विकिरण, आपतित सौर विकिरण, सॉरी आपतित सौर विकिरण। इंसुलेशन पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला सूर्य के प्रकाश को, इंसुलेशन जो होता है पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सूर्य के विकिरण को कहते हैं, सूर्य के विकिरण को कहते हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जा सकता है? निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जा सकता है? तो रक्त का शुद्धिकरण डायलिसिस के माध्यम से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वायुमंडल का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन तथा धनायनों से संयोजित होता है कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? आयन मंडल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, आयन मंडल कहलाता है। मध्यमंडल तथा समताप मंडल संयोजित रूप से जो है आयन मंडल कहलाते हैं। मध्यमंडल और समताप मंडल को जो है संयोजित रूप से, यानी दोनों को मिलाकर जो है जो बनता है उसे ही आयन मंडल कहा जाता है। और आयन मंडल में आयन रेडियो किरणों को पृथ्वी पर परावर्तन करते हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि बर्फ पर जल को 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा जाए तो परिवर्तन क्या होगा? तो इसमें जो है क्या परिवर्तन हो जाएगा? तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ तथा जल जो है यह कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी यह अपरिवर्तित रहता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथियों से स्रावित हार्मोनों का नियंत्रण करता है? तो इनमें से कौन सा ग्रंथि हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है? जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है तो किसमें? तो तंत्रिका ऊतक में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, तंत्रिका ऊतक। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अग्नाशय जो होता है यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है तथा उदर गुहा में उपस्थित होती है, उदर गुहा में उपस्थित होती है। इसके साथ ही यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि की तरह व्यवहार करती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति को किस रोग से ग्रसित होने की संभावना रहती है? तो किस रोग से ग्रसित होने की संभावना रहती है? तो इसका राइट आंसर जो है अल्जाइमर रोग से ग्रसित होने की संभावना रहती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और अल्जाइमर रोग को ही पागलपन रोग कहा जाता है। अल्जाइमर रोग जब होता है तो व्यक्ति में स्मरण शक्ति की कमी होने लगती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। कब कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी भारत की राजधानी? तो 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1900 चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1920 में प्रारंभ किया गया था असहयोग आंदोलन, इसे क्यों वापस ले लिया गया था? क्योंकि चौरी चौरा जो गांव था उसी में 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है चौरी चौरा कांड हुआ था। सत्याग्रहियों ने जो है पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिससे 22 पुलिसकर्मी जल के खाक हो गए थे। इसी के लिए असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है? तो गंगा के मैदान को जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना जो है
किसने किया था? तो 1906 ईस्वी में महात्मा गांधी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया था। कहाँ पे? तो दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? कौन सा निर्णय लिया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह 8 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो इसका नाम है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ है जनरल डायर का नाम। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी और इसी में जो है जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, इसी से संबंधित है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक मीठे पानी की झील है? मीठे पानी की झील जो है यह वुल्लर झील है। वुल्लर झील जो कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जम्मू कश्मीर में पड़ता है वुल्लर झील। यह मीठे पानी की झील या ताजे पानी की झील के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है यानी इसका सृजन किसने किया था? तो मोहम्मद इकबाल ने किया था। मोहम्मद इकबाल ने किया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा का सृजन। लेकिन इसका प्रयोग किसने किया था? इसका प्रयोग भगत सिंह और उनके साथियों द्वारा प्रयोग किया गया था। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को। इसी में भगत सिंह ने नारा लगा रहा था कि इनकलाब जिंदाबाद बार बार नारा लगा रहा था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि ग्रह का जो घनत्व होता है वह सबसे कम होता है। शनि ग्रह का घनत्व, शनि ग्रह का जो घनत्व होता है 5.5 kg 5.5 kg पर घन सेंटीमीटर होती है। 5.5 kg पर घन सेंटीमीटर होती है। इसके बाद इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है और इस प्रकार की जो प्रश्न है यह बीपीएससी टी 3.0 में पूछा गया था। बीपीएससी टी 3.0 में पूछा गया था जिसका एग्जाम रद्द हो गया। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय प्रदूषक नहीं है? द्वितीय प्रदूषक नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है यह प्राथमिक प्रदूषक होता है। यह क्या होता है? प्राथमिक प्रदूषक होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है, ये तो सही है। इसके बाद पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है यह हंगुल के नहीं बल्कि ये भी हाथी के लिए ही प्रसिद्ध है। नहीं पूछा गया है तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। और मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है यह हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान जो है यह हाथी के लिए प्रसिद्ध है, हाथी के संरक्षण के लिए बनाया गया है इसे। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है। मिलान करना है तो ये जो है खनिज, खनिज क्या होता है? तो यह खनिज जो होता है समाप्त होने योग्य होता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ये ए का सी से हो जाएगा। सौर ऊर्जा जो होता है, सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा क्या है? तो यह असमाप्त होने योग्य है यानी कभी नहीं खत्म होने वाला है सौर ऊर्जा। इसके बाद बायोगैस जो होता है, बायोगैस यह मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है बायोगैस। और वनरोपण जो होता है यह वर्षा से होता है। ऑप्शन नंबर जो है इसका मिला लीजिए क्या सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि कैसे होती है? एक मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन था कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है तो किसके कारण वृद्धि होती है इसमें? तो
कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्वव्यापी ताप की वृद्धि के पीछे मुख्य कारण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है इससे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। ये जो होते हैं ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत ही आते हैं। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी इस प्रकार की गैस में शामिल है और ये सभी गैस जो है वातावरण की ऊष्मा को सोख लेती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? प्रदूषण संकेतक पौधा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन जो होता है यह थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बना होता है। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहाँ पर वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर ये पेड़ नहीं उगते हैं, लाइकेन के पेड़ नहीं उगते हैं, ये पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ये सभी जो है पर्यावरण के लिए खतरा ही है। तो है कौन? सौर ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा का प्रयोग जो है पर्यावरण को स्वच्छ रखने या करने के लिए होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन मिलान करने वाला ही है। तो चलिए क्वेश्चन है कि दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है, राज्य है। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता है? तो यह जम्मू कश्मीर में पड़ता है। पापीकोंडा कहाँ पे पड़ता है? पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में पड़ता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कर्नाटक में पड़ता है और सरिस्का जो है, सरिस्का कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। तो इस प्रकार आप इसका राइट आंसर मिला लीजिए और इस प्रकार के प्रश्न पर आप ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कूट दे के बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये सब। अगला नंबर क्वेश्चन है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ये भी इम्पोर्टेंट है, जैव विविधता से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, प्रत्येक सेट में आपको मिल जाएगा। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। जैव विविधता होता क्या है? तो किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की बहुलता को ही जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1946 ईस्वी में ई.ओ. विल्सन ने किया था। किसने किया था? तो ई.ओ. विल्सन ने किया था। पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन जो है आधारभूत कारण जैव विविधता ही है। पारिस्थितिक तंत्र का आधारभूत कारण क्या है? जैव विविधता ही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सही सुमेलित है, यानी सही सुमेलित करना है, इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। हरे पौधे जो होते हैं यह पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो पेड़ पौधे के संरक्षण से, पेड़ पौधे के संरक्षण से संबंधित था चिपको आंदोलन। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, पादप संरक्षण से। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र में कौन सा है? भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, पश्चिमी घाट। कौन सा है? तो पश्चिमी घाट। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है। जैव विविधता के कम होने का प्रमुख कारण क्या होता है? जैव विविधता के कम होने का जो प्रमुख कारण होता है वह होता है प्राकृतिक वास का, यानी प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश करना, जंगल को नाश करना, जंगल की कटाई करना, वनों की देखरेख नहीं करना, यही सब जो है जैव विविधता के कम होने का प्रमुख कारण है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मेगा ड्राइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे मेगा ड्राइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर क्या से हो जाएगा? बी से हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। इसे मेगा ड्राइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। ये जो है यह विशाल विविध देशों में से समूह है, इसका समूह है जहां पृथ्वी पर पाए जाने वाले अधिकतर प्रजातियां उपस्थित होती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जानवरों को दर्द निवारक दवा देना।
अगर किसी जानवरों को दर्द निवारक दवा जो दी जाती है, अगर जानवर मर जाते हैं उससे, तो उसे जो गिद्ध जो खाते हैं उसे, तो उससे उसमें बीमारी फैल जाता है, जिसके कारण उसका भी मृत्यु होता गया है। वर्तमान समय में 99.9% गिद्धों की संख्या घट गई है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या होता है? तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? किस वर्ष में जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2011-12 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है लेकिन और सतत होता है, यानी लगातार होते रहता है। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, हेलोक्लाइन। क्या सही हो जाएगा? हेलोक्लाइन। सागरीय ताप प्रवणता को थर्मोक्लाइन, जल लवणता को जो है हेलोक्लाइन, और घनत्व प्रवणता को जो है पाइनोक्लाइन, एवं जलीय रसायन को जो है केमोक्लाइन से व्यक्त किया जाता है। गौर से सुनिएगा, सागरीय ताप प्रवणता को थर्मोक्लाइन के नाम से जाना जाता है, और जल लवणता प्रवणता को जो है हेलोक्लाइन के नाम से जाना जाता है। ध्वनि प्रवणता को घनत्व प्रवणता को पैनोक्लाइन के नाम से जाना जाता है, और जलीय रसायन को केमोक्लाइन के नाम से जाना जाता है। तो आज का एक और क्वेश्चन बच गया है, चलिए उसे भी देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये कि निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, आइस्कोर से। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, आइस्कोर के द्वारा। आइस्कोर के पिघलने से जो है जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है, संकेतक प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।